नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आज की क्लास जो है 10वीं वाले के लिए है, भौतिकी फिजिक्स का विद्युत चैप्टर से तीसरी पार्ट की वीडियो है। अगर आपने पहली और दूसरी पार्ट की वीडियो देख ली है तो धन्यवाद। आगे अब शुरू करते हैं। देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, मुझे इंग्लिश इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश का भी काम है। देखिए, विद्युत परिपथ अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहते हैं? आप घर में एक बोर्ड बनाए होंगे, ठीक है, जिससे स्विच दबा के पंखा चला लेते होंगे, टीवी देख लेते होंगे। ये सारा समझिए कि आपका विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। आप रेडियो को खोलिए, टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, देखिए वहां पे आपको जो दिखेंगी वो सर्किट ही है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सर्किट कैसा होता है ये समझिए कि जिसमें मतलब एक लीजिए, ये पूरा का पूरा देखिए, ये तार लिया गया, हालांकि इतना दूर को तार से दिखाए हैं इसलिए यहाँ पे चालक तार है। ये सर्किट डायग्राम आपको बता रहे हैं, विद्युत परिपथ का ये डायग्राम है, ठीक है, आरेख है। ये हमने बल्ब लगा दिया। चलिए, इस बल्ब को ये बल्ब लगा दिए हैं। बल्ब में ये फिलामेंट है, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन धातु का बल्ब में फिलामेंट लगाया जाता है। ये स्विच है, कुंजी भी इसको बोला जाता है, और ये बैटरी है। आप हमको ये बताइए कि आप अचानक से टीवी देख रहे हो, आप पंखा चला रहे हो, या कोई भी काम विद्युत से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कर रहे हो, या आप मोटर चला रहे हो, मिक्सर ग्राइंडर चला रहे हो, या कुछ भी काम आप कर रहे हो, आप यह बताओ, या बल्ब भी जला रहे हो, अगर बिजली कट गई तो क्या होंगे? बिजली कट जाना मतलब क्या कि विद्युत परिपथ में यानी आपके उन तार में, चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाहित होना बंद हो जाना ही लाइन कटना होता है। हम लोग आम तौर की भाषा में, बोलचाल की भाषा में आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं? अरे लाइन कट गई, बिजली गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई, बिजुड़िया चल गई लहो। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में आमतौर पर यही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या वो जो पंखा, मान लीजिए अभी गर्मी का महीना है, लाइन चले जाए तो पंखा को हमेशा चालू रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? घर में इन्वर्टर बैटरी लगानी होगी, ताकि हमारा जो है विद्युत परिपथ में हमेशा जो है विद्युत धारा प्रवाहित होता रहे। तो विद्युत परिपथ क्या है? ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो। समझिए, हमारा पंखा जब चाहे तब चले, हम जब चाहे तब हमारा बल्ब जले, जब चाहे हम तब टीवी देखें। तो उसके लिए हमको क्या लगानी होगी? या तो डायनेमो लगानी पड़ेगी, जनरेटर जिसको बोलते हैं, जनित्र, है ना, या घर में आप इन्वर्टर बैटरी लगा लीजिए, वगैरह वगैरह और भी सारा यंत्र है। लेकिन मेन जो काम है बैटरी और सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सेल क्या है? एक सिंगल अगर बैटरी लगा हुआ है, ये जो आप घर में खरीदते हैं टॉर्च में जलाने के लिए, वो सेल है। उसी सेल को जब कंबाइन कर दीजिए, 3 4 5 सेल लगा दीजिए। टॉर्च देखे होंगे, रेडियो देखे होंगे, उसमें 3 सेल लगता है, तो तीनों सेल को मिलाकर एक बैटरी होती है। तो बैटरी कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, यानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी के बारे में भी हम परिभाषा लिख देते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो आपने विद्युत परिपथ के बारे में जान लिया कि हमको एक बैटरी की जरूरत पड़ती है, हमने एक बैटरी लिया। एक चालक तार की जरूरत पड़ती है, हमने एक तार लिया। तार इस तरह से दिखाया जाता है, अगर क्रॉस सेक्शन होता है तो और भी डायग्राम आपके बुक में होंगे, या अभी मैं ये खत्म होते होते आपके ये स्क्रीन पे दे दूंगा, उसे आप याद कर लेंगे या एक बार देख लेंगे। ठीक है, अभी जो विद्युत परिपथ में हमको जरूरत पड़ रही है, क्या सब की जरूरत पड़ रही है? एक आपको बल्ब की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आप ये बल्ब को इस तरह से ये होता है, बल्ब की जरूरत पड़ रही है। हमने क्या लिया? अमीटर लिया। अमीटर से क्या करते हैं? अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापती है। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्लस माइनस, और जिसका टांगड़ी बड़का होगा, ये टांग जिसका बड़ा हो वो प्लस है, जिसका टांग छोटा हो उसको आपको निगेटिव टर्मिनल मानना है। तो ये बैटरी से देखिए, करंट की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, तब जाके विद्युत धारा ये कंप्लीट होगी। ठीक है, विद्युत धारा, ये विद्युत परिपथ पूर्ण होगी। अगर यहाँ से हम बीच से अगर काट देंगे
तो क्या होगा, ये धारा रुक जाएंगी, ये नहीं चलेगी, यानी पॉजिटिव से निगेटिव तक नहीं पहुंच पाएगा। ये देखिए, ये तीर का निशान दिए हुए, ये साइन आपका क्या है ना, जा रहा है। तो जा रहा है तो सबसे पहले कितना विद्युत धारा इस तार होते हुए प्रवेश कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको नापेंगे हम अमीटर से। तो अमीटर एक ही तार में जो है लगाया जाता है, एक टंगड़ी जो है इधर लगा दिया, एक टंगड़ी इधर लगा दिया। समझ रहे हैं बात को? ये डबल तार हम नहीं गुजारे हैं, ये डबल तार को समझिए ऐसे आयत करके बना दिए हैं। इसको समझिए, ये डबल तार, एक प्लस वाला इधर गया, माइनस वाला उधर गया। एक बल्ब जलाने में जैसे दो तार लगता है ना जी, एक लाल और एक कड़िया तार, तो समझिए लाल वाला तार हम इधर से निकाले, इधर से निकाले हैं, हमको एक ही बल्ब जलाना है, ठीक है। तो लाल वाला तार में हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज में ये लगा दिया, क्या, अमीटर लगा दिया। ये नापने के लिए कितनी एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम लोग किसी से नापते हैं, एम्पियर से। ये हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। विद्युत धारा को जो है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम जिस चीज से नापते हैं उस मशीन का नाम है आमीटर, ठीक है। तो यहां हमने आमीटर लगा दिया, तुमको पता चल गया, ठीक है। 200 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर का इससे करंट इस तार से निकल रही है, ठीक है। अब जब ये आगे पहुंचा हमारा विद्युत धारा, इसको भी पास करते हुए, अब देखिए इसको पास कर गया, इसका मतलब इसका जो प्रतिरोध होगा, अमीटर का जो प्रतिरोध होगा बहुत निम्न होगा, ठीक है। यानी इसकी जो रोकने की क्षमता होगी, यानी इधर से जो कोई भी, ये चीज याद रखिए कि कोई भी कंपोनेंट अगर आप लगाते हैं वो आपके बिजली का, विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो विद्युत धारा के विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं उसका अंग्रेजी, क्योंकि रेसिस्टेंट होता है। इसकी SI मात्रक जो है ना, ये हेडफोन यानी ओमेगा ओम टाइप का होता है, हेडफोन टाइप का होता है, ये जो होता है, ठीक है। अब समझिए बात को, विद्युत धारा हमारा यहां तक पहुंची, यहां समझिए। अब सिर्फ यहां हम दिखाए हैं प्रतिरोध तार, तार भी एक प्रतिरोध है, तार भी जो है विद्युत धारा का विरोध करता है। तब कहिएगा सर अपने अंदर से फिर जाने कैसे देता है, तो हर तार में अलग अलग टाइप का जो है पावर होता है, रोकने की क्षमता। आपको मैं बता दूं, अपने घर में हम लोगों के जो घर में लगा हुआ है कॉपर का तार लगता है, मोटा मोटी एल्युमिनियम और कॉपर लगाते हैं, एल्युमिनियम ना के बराबर लगाते हैं। कॉपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉपर में जो है विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रभावित होती है, उसकी प्रतिरोध कम होती है, उससे भी कम हमारा सोना का होता है, चांदी का होता है। जाइए ना, लगाइए ना अपने घर में पूरा सोना चांदी का वायरिंग कराइए, देखिए इतना छोटा अंगूठी पहनते हैं, उसका इतना कीमत पड़ता है, बहुत ज़्यादा कीमत पड़ता है, समझिए बजट से बाहर है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा घर में जो वायरिंग हुआ, किलो में देख लीजिए सोना का भाव, हमको लगता है अभी 50,000 रुपया पर 10 ग्राम है, यानी आपको जो है 5,000 रुपया ग्राम है। भैया बहुत है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। 5 किलो 10 किलो तार घर में लगेगा सोना का, लगा लीजिए अगर आपको जरूरत पड़ती हो। तो क्या है ना कि सस्ता होने के कारण हम लोग कॉपर यानी तांबा का हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें भी प्रतिरोध होता है, यानी वो भी कुछ ना कुछ विद्युत को रोकती है। ऐसे समझिए, अगर आपका मीटर, आपके घर में मीटर लगी होगी कि कितना बिजली आपने खपत किया, कितना यूनिट आपने खपत किया, वो भी आगे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा ना, सारा बल्ब बंद कर दीजिए, फिर भी मीटर चलती रहती है। क्यों? आपके तार से भी विद्युत धारा जो प्रभावित होती है उसको भी वो नाप लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो चालक तार को हमने यहां पर देखिए क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या? वोल्टेज नापने के लिए। वोल्टेज नापता भी है, इवन स्टेबलाइजर कम भी करता है, या जितना चाहिए उतना ही देता है, वो काम है हमारा वोल्ट मीटर का। तो हमने यहां से यहां तक इस तार में जो करंट पास किया, विद्युत धारा पास किया है, ठीक है, उसका हम लोग जो वोल्टेज भी नाप लिए, यानी विभवांतर नाप लिए, वोल्ट मीटर नाप लिए। अब हमने क्या किया, यहां से फिर विद्युत धारा जो है वोल्ट मीटर को पास नहीं किया। देखिए ये जो क्रम में लगा हुआ है सिंगल क्रम में है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको देखिए ये सिंगल में लगा है जी, लेकिन इसको जो हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में लगता है। ये देखिए समांतर लगा हुआ है, ये भी बताएंगे, प्रतिरोधों का संयोजन में बताएंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है आपका, ठीक है। यानी अगर आपको पूछा जाए अमीटर कैसे लगता है, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, समांतर में लगता है, ठीक है, माइनस प्लस सब में लगता है। अब यहां से फिर तार निकाला और हमारा बल्ब में लगाए, बल्ब में लगाए। अभी जो है स्विच को हम ऑन कर देंगे तो बिजली क्या होगी, बल्ब ये ग्लो करना चालू होगा, जल जाएगी ये बल्ब, हमको रोशनी देना चालू कर देगी। तो अगर हम यहां से स्विच को बंद कर देंगे, ये कुंजी को, ठीक है,
देखिए दो बात होता है, विद्युत धारा ये बंद परिपथ अभी नहीं है, ये खुला परिपथ है। खुला परिपथ में ये बिजली यानी ओपन सर्किट में बल्ब नहीं जलेंगे, लेकिन जब बंद कर देंगे ना इसको, यानी पूरा क्लोज कर देंगे, ये तार को कहीं से कट नहीं रखेंगे, तो अब जाके हमारा क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। अब ऐसे समझिए, हम यहां से काट दिए इसको, कैसा कैसा परिपथ बोलिएगा, ओपन या क्लोज, बंद या चालू। इसको आप बंद बोलिएगा, अब इसको बंद बोलिएगा, बंद नहीं, इसको अभी चालू बोलिएगा। ये खुला हुआ है ना, खुला परिपथ बोलिएगा, ठीक है। ओपन है, खुला, जब इसको आप ऐसे बंद कर दिए तब ना बॉल जलेगी। तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब पंखा चलती है, यानी कि हम उसमें स्विच ऑन करने का मतलब वो हमने परिपथ को बंद कर दिया। स्विच ऑन, परिपथ बंद, स्विच ऑन, परिपथ बंद। और स्विच जैसे हम ऑफ करते हैं तो यानी हमारा विद्युत परिपथ जो है खुल गया है, खुला परिपथ है, तो उसमें हमारा ये परिपथ जब कंप्लीट नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए ये वोल्ट मीटर, ये कुंजी, ये स्विच है, अगर यहाँ पे ये है तो ये खुला, और ये वाला अगर लग जाए तो ये बंद। ये जिग जैग टाइप का जो दिख रहा है ये प्रतिरोधक का साइन है, कोई भी प्रतिरोधक। देखिए प्रतिरोधक आपके घर का टीवी हो सकता है, मोटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, इवन तार भी एक प्रतिरोध ही है, उसमें रोकने की पावर होती है, ठीक है। अब बल्ब भी हमारा प्रतिरोधक का काम करता है। तो मैं एक बात और आपको बता दूं, तो वो वाला गाना सुने हैं, ए राजा लाई द मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता। तो देखिए वो गाना में क्या होता है, अब किस टाइप का एसी खोज रहा था उसका लहंगा, हमको समझ में नहीं आया। अब वो वाला एसी जो घर में लगाते हैं वो, या देखिए धारा जो होता है, विद्युत धारा दो तरह का होता है। विद्युत धारा या तो डीसी होगा या एसी होगा। कहता होगा अरे ये बल्ब एसी वाला है कि डीसी, चार्जर एसी है कि डीसी। मतलब डीसी मतलब अपना लोग समझते हैं कि जो बैटरी से निकला हुआ करंट, बात भी सही, हम लोग वही समझते हैं, लेकिन कुछ बात यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग भी। और एसी मतलब जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एसी करंट आ रही है। समझिए दोनों में फर्क क्या होता है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, है ना, कि विद्युत परिपथ में एक ही दिशा में, यानी वो जो अभी विद्युत परिपथ बनाए थे उसमें क्या देखे, प्लस से डायरेक्ट माइनस में आके घुस गया, कंप्लीट, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत दिश धारा कहलाती है या डायरेक्ट करंट कहलाती है। अगर बात करें एसी करंट की, तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट, यानी कि किसी खास समय तक, मान लीजिए यहाँ पे हम आधा सेकंड या 1 सेकंड की बात करेंगे। 1 सेकंड अगर इधर जाएगा ऊपर तो 1 सेकंड इधर नीचे, 1 सेकंड ऊपर 1 सेकंड नीचे, 1 सेकंड ऊपर 1 सेकंड नीचे, इस तरह से करके जिग जैग करके बनाते हुए जाएगा। तो एक बात आप याद रखिए कि आप एसी करंट से बच भी सकते हैं, यानी वो वाला जो करंट जो लगती है अपना लोगों को, वो वाला झटका से बच भी सकते हैं। लेकिन डीसी अगर सरिया के मारेगा ना तो चपेटिए लेगा, मारिए देगा। इसलिए इन्वर्टर से आप नहीं बच पाइएगा। इन्वर्टर का करंट अगर लग गया भैया फुल चार्ज में तो समझ लेना राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डीसी करंट है आपका, ठीक है, सबसे पहले खोज हुआ था डीसी करंट का ही, ये भी बात समझ लीजिए। ये सबसे पहले डीसी करंट का ही खोज हुआ, लेकिन इसमें बड़ा खर्चा लगता था। बाद में जाके क्या हुआ, एसी करंट का हुआ। इसकी कहानी भी आगे है, जरूर बताएंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग चालक के बारे में। ये देखिए एसी या डीसी ग्राफ है। आई मतलब विद्युत धारा, इधर विद्युत धारा की दिशा है, इधर समय आपका कितना समय ले रहा है। तो यहाँ से विद्युत धारा अगर चालू होता है तो एक ही डायरेक्शन में डीसी रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। एसी की अगर बात करिए तो ये डायरेक्शन इस तरह से चेंज करते रहता है। अब चलिए चालक, कुचालक और अर्धचालक की बात कर ले। चालक क्या होता है, चालक ऐसा पदार्थ होता है, चालक भी पदार्थ है, कुचालक भी और अर्धचालक भी। चालक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से इजाजत दे देता है विद्युत धारा को घुसो 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 घुसो, हाँ ठीक है। वो किस टाइप का होता है, वो जो गार्ड वार्ड नहीं होता है खरा, जो 10 रुपया दे के कहीं घुसा देता है। मैं एक दिन हम गए थे क्या बोलते हैं, ब्लॉक गए थे अपना जाति निवास बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लड़का लोग खड़ा था, मेरा जाति निवास बन के तैयार था, मैसेज आया, बोलता नहीं अभी साहब नहीं बैठे हुए, ले भैया पैसा वैसा जो लीजिएगा ले लीजिए। 10 गो रुपया लिया, समझिए 10 रुपया में अपना ईमान बेच दिया। हमको भी फॉर्म भरना था, हाँ
तो हम उसको दे दिए। तो वो समझिए वही काम करता है चालक। चालक मतलब क्या? चलाने वाला, अपने अंदर से चलाने वाला। ठीक है, कौन कौन? सोना, तांबा, चांदी, लोहा, ये सब क्या करता है? अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने की इजाजत दे देता है, उसे ही हम चालक कहते। जो साफे इजाजत नहीं देता, कहता ना भैया हम तो टस से मस नहीं होंगे, तुमको नहीं देंगे विद्युत धारा को, सीधा कहता हम तुमको नए होने देंगे प्रवेश, अपने अंदर से पास ही नहीं होने देंगे। जैसे ये मार्कर प्लास्टिक का है, हम इसको करंट बिजली में सटाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में सटाएंगे, झटका मारेगा क्या? नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिक, सूखा लकड़ी, कांच, रबर, इसलिए वो जो बिजली के तार के ऊपर, हम लोगों को तो तांबा की तार की जरूरत होती है, लेकिन तांबा के तार के ऊपर में कोटेड प्लास्टिक होती है। क्यों होती है कोटेड प्लास्टिक? पीवीसी कोटिंग होती है ना। क्यों होती है? ताकि हम लोगों को उससे हानि ना पहुंचे, उससे झटका ना लगे, हाँ, घर में आग ना लगे, ये सब भी कहानी है। अर्धचालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अपने से अंदर से कुछ विद्युत पास मरमरा के, फड़फड़ा के, हाँ, अपने अंदर से पास भी करने देता है, नहीं भी देता है, तो उसी का नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में पूछेगा निश्चित, बिहार बोर्ड में। ठीक है, कि कौन ऐसा जो है पदार्थ है जो अर्धचालक है, या दो अर्धचालक का, या निम्नलिखित में से बताइए कौन अर्धचालक है। जाके ग्रेफाइट मार के ना चलियो, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। देखिए, जब हम लोग हाथ में हाथ को रगड़ते हैं तो क्या होता है? देखिए, रगड़ से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में, यानी हीट के रूप में उत्पन्न होती है। तो हमने क्या बोला कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, किसी चालक तार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान लीजिए कि तार से क्या क्या प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। ये मान लीजिए जो ब्लैक वाला दिख रहा है पूरा का पूरा चालक तार है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। तो आप ये बात बताइए कि हमने पहले ही बताया कि कोई भी पदार्थ है, चाहे ये तार ही पूरा का पूरा क्यों नहीं बना हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु किसी से मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो ये तार भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा ना। हाँ, आप बताइए, इसमें भी तो पहले से, चलिए हम दूसरा कलम में दिखा देते हैं, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बहता है ना, बहने के दौरान क्या होता है कि पहले से जो तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके साथ इसका जो है रगड़ होती है, टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद क्या होता है ना कि जब टक्कर हुआ तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ये तार गर्म हो जाती है। समझिए बात को, कि तार अगर आपको पूछेगा क्यों गर्म होती है, तो समझ लीजिए कि उसमें जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, इसमें पहले से उपस्थित जो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे ये क्या करते हैं ना, रगड़ उत्पन्न करती है, टकराती है, इसलिए उससे ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी। तो भैया तार तो गर्म होगा ही, हम लोगों को अल्टीमेटली गर्म तार मिलेगा। तो इसी को अगर हम, यानी कि रगड़ का मतलब क्या हुआ? कुछ अवरोध उत्पन्न करना, तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ के गुण होते हैं, पदार्थ का गुण ही ना होंगे, उसके अंदर से कुछ बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, और इलेक्ट्रॉन टक्कर, रगड़, टक्कर, घर्षण, सारा चीज मिल रहा है उसको। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? उससे ऊष्मा निकलेगी। रगड़ के कारण जब हम लोग हाथ को रगड़ने के बाद ऊष्मा निकाल लेते हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ऊष्मा निकलेगा, जिस कारण से इसमें ये तार गर्म हो जाता है। कितना गर्म होता है? वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी अगले पार्ट का वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि कितना गर्म होता है और क्यों गर्म होता है, कौन पदार्थ कितना, कौन पदार्थ कम, कौन पदार्थ ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोध का परिभाषा देख लेते हैं। चालक पदार्थ का वह गुण, यानी इसमें तो वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा में क्या बहती है? इलेक्ट्रॉन बहती है। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश बहती है, का विरोध करता है ना। ये अभी बड़ा, इसको पाइप थोड़ी मिला हुआ है, पूरा का पूरा पानी, जैसे हम लोगों का ये पाइप होता है, छेद होता है, उसमें आराम से घुस के निकल गया, नहीं। अगर समझिए उसी पाइप में अगर थोड़ा मोड़ा बीच में कंकड़ पत्थर अगर डालते रहेंगे तो क्या होगा? थोड़ा दिक्कत से वो बहेगा। वही दिक्कत से जो बहता है, जिस कारण से रगड़ उत्पन्न होता है, उसमें ऊष्मा मिल जाती है हम लोगों को। ठीक है, तो ये प्रतिरोध, ये गुण है, समझ लीजिए, प्रतिरोध एक गुण है। समझ रहे हैं? प्रतिरोध एक गुण है, किसका? तो वही चालक पदार्थ का गुण है जो विद्युत धारा का विरोध करता है ना। इसे प्राय हम R से सूचित करते हैं, क्योंकि इसकी अंग्रेजी होती है रेसिस्टेंट, और
इसका जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे तो बोलिएगा ओम, ये होता है ना। उसको सूचित किया जाता है वही हेडफोन यानी ओमेगा से। ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक शब्द है, ये ओमेगा हेडफोन टाइप का इसका सिंबल होता है। अर्थात अगर आपको बोला जाए तो तार से दो चीज, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों प्रवाहित हो रही है? कुछ ना कुछ विभवांतर यानी वोल्टेज के कारण प्रवाहित हो रही है। बिना वोल्टेज का विद्युत धारा प्रवाहित होगा भैया? कैसे होगा? जब तक हम बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब उसमें करंटे नहीं देंगे, चाहे डीसी दे या एसी दे, विद्युत धारा तभी देंगे जब उसमें कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, है ना। तो यानी R बराबर हो गया V बाय आई यानी विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है, तो अगर 1 ओम को परिभाषित करनी हो तो 1 ओम बराबर होगा, सब में 1 लगा दीजिए, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। यानी किसी चालक तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित हो तो हम कहेंगे इसकी जो प्रतिरोध है इस तार का कितना है? 1 ओम है, यानी 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है कुछ बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, उस बात को अभी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर के लिए ये शब्द को ध्यान रखिए, आर यानी प्रतिरोध समानुपाती होता है तार के लंबाई पर। समानुपाती का मतलब हुआ कि अगर समानुपाती का मतलब ऐसे समझिए, अगर ए बढ़ा तो बी भी बढ़ेगा, अगर ए घटा तो बी भी घटेगा। यानी 2 चीज होते हैं समानुपाती में, हमेशा 2 चीज होते हैं। ठीक है, तो ये 2 अवयव पर ये डिपेंड करता है कि अगर आर बढ़ा, अगर ए के जगह हम आर मान ले, यानी प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे? लंबाई बढ़ाएंगे। प्रतिरोध तब घटेगा जब हम क्या करेंगे? लंबाई को घटाएंगे। जितनी बड़ी आर होगी, मतलब जितनी तार लंबी होगी उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी तार हो। इसीलिए चार्जर का तार को देखते हैं छोटा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि उसकी प्रतिरोध, क्योंकि वो जितना बड़ा तार होगा उतना प्रतिरोध होगा। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूं। एक छोटी सी बैटरी जो होगी, छोटी छोटी जो बैटरी होती है, बैटरी से छोटा छोटा बल्ब जलाते होंगे, उसको थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा तार यानी एक क्वाइलिंग तार से आप जलाइएगा, वो कभी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? उसका बैटरी का सारा विभवांतर पूरा तारे में फंस के रह जाएगा, बल्ब तक कहां पहुंचेगा। तो यानी कि डिपेंड करता है जितनी लंबी तार होगी, ठीक है, उसका जो है विद्युत रोकने का पावर यानी प्रतिरोध, उसका गुण काफी अधिक होगा। समझ गए ना। दूसरा डिपेंड करता है चालक के क्षेत्रफल पे, यानी चालक कितना, तार कितना मोटा है। अब बताइए, हम लोग जो घर में बल्ब जलाने के लिए तार यूज करते हैं, अलग करते हैं या नहीं करते हैं? मोटर चलाते हैं अलग, एसी चलाते हैं उसके लिए अलग, इन्वर्टर चलाते हैं उसके लिए अलग अलग प्रकृति का तार हम लोग उसमें लगाते हैं। लेकिन एक भी चीज और भी याद रखिएगा, जब हम लोग पोल पर से लाते हैं यानी खंभा पर से तार लाते हैं, उसमें थोड़ा मजबूत वाला तार देते हैं। क्यों देते हैं मजबूत वाला? क्योंकि जितनी दूरी से हम लाते हैं तो मोटा देंगे तब ना, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ेगा तो उसे बिजुड़िया फंस के रह जाएगा उसमें विभवांतर। तो इसलिए चालक का क्षेत्रफल थोड़ा मोटा तार हम लोग देते हैं, 12 mm देते हैं, 14 mm देते हैं। इसीलिए इतना मोटा तार देते हैं ताकि क्षेत्रफल जब बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का ये मतलब हुआ कि एक चीज, जैसे अब व्युत्क्रमानुपाती में ये समझिए, अगर व्युत्क्रमानुपाती में अगर ये बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। यानी जितना पतला तार लेंगे उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, और जितना लंबा तार, जितना मोटा तार लेंगे प्रतिरोध हमारा उतना कम होगा। अब ऐसे समझिए, ये दोनों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, एक ही कंपनी का मान लीजिए तांबा का एक ही मोटाई का इतना बड़ा तार लंबाई वाला लिए, ये तांबा का तार है, ये आपका तांबा का तार है, ये भी आपका तांबा का तार है। तार ए तार बी सेम तार है, ठीक है, सेम तार है, लंबाई सिर्फ अलग अलग कर दिए, मोटाई सेम है, मोटाई सेम है, लंबाई अलग अलग कर दिए। तो अब इसमें क्या होगा? ये जितना कम लंबा है प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना लंबा तार है प्रतिरोध अधिक होगा। अब क्या करते हैं हम, ये दोनों में कि समान लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, ये चलिए समान लंबाई ले लिए, समान लंबाई है लेकिन इस तार की मोटाई थोड़ा अधिक कर दिए। अब आप बताइए, अब डिपेंड तो करेगा तार के क्षेत्रफल पर ना। ठीक है, लंबाई तो सेम है, लंबाई पे तो अब डिपेंड करना नहीं है। अब जब इसकी मोटाई अधिक हो गई, मोटाई अधिक
प्रतिरोध कम, मोटाई कम यानी क्षेत्रफल कम, प्रतिरोध अधिक। तो यहां पे क्या होगा, प्रतिरोध इसमें और कम हो जाएंगे। क्यों? गैप ज्यादा मिलने लगेगा ना इसको, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं चालक की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब हो गया कौन कंपनी का है, एल्युमिनियम का है, लोहा का है, जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है, सोना है, चांदी है, क्या है नहीं है, ये प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो प्रकृति तो अभी जस्ट आपको बताए, हाँ, जिसमें जैसे तांबा का तार क्या होता है, कम प्रतिरोध वाला होता है। वही अगर टंगस्टन का, नाइक्रोम का ले लेंगे तो ज्यादा प्रतिरोध वाला होगा, एक के लंबाई का लेंगे। हाँ, आप देखे होंगे वाटर हीटर ठंडी महीना में पानी नहाने के लिए गर्म करते होंगे, ऐसे करके रहता है ना। ठीक है, ये पूरा टंगस्टन का होता है, नाइक्रोम का होता है, ये पूरा नाइक्रोम का होता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, इसका प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि फड़फड़ा के ना मतलब जल के रह जाता है ये, हाँ, गर्म हो जाता है, वो लाल लाल हो जाएगा। लाल उतना नहीं होता है, लाल कौन होता है, जैसे आप देखिएगा कि हीटर में जो तार लगता है, खाना वाला जो हीटर होता है, उसकी जो तार होती है वो लाल हो जाता है। इससे हम खाना भी बना लेते हैं, इससे हम खाना थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, आयरन में भी यही नाइक्रोम लगता है। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब में जो है, बल्ब में टंगस्टन का रहता है, वो क्या होता है, जलने लगता है। ये भी उष्मीय प्रभाव में बताएंगे। ठीक है, चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। आप मोबाइल चार्ज करने वक्त देखे होंगे, जब चार्जर या मोबाइल गर्म हो जाता होगा, ठीक है, तो चार्ज उतनी स्पीड में नहीं होती है, यानी विद्युत धारा उतनी अच्छी प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ना मतलब क्या, विद्युत धारा को और ज्यादा ताकत से वो जो है रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, इस कारण से चार्ज करने वक्त ध्यान रखिएगा मोबाइल आपका गर्म नहीं हो, नहीं तो मोबाइल अगर गर्म हुआ तो भैया चार्जे नहीं जल्दी लेगा, है ना। अब इससे, इस दोनों समीकरण से हम लोग ना कुछ निकालते हैं। ठीक है, इस दोनों समीकरण से प्रतिरोधकता निकालेंगे, क्योंकि ऐसे समझने में थोड़ा, ये चारों प्रकृति को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। हाँ, तो अब उसको ना प्रतिरोधकता में बांट देते हैं। देखिए कैसे प्रतिरोधकता में बांटेंगे, दोनों समीकरण से चलेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से। दोनों समीकरण से देखिए क्या लिए, दोनों में R है, तो चलिए पहले लिख ही लेते हैं दोनों समीकरण को। पहला समीकरण R समानुपाती L है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। दूसरा समीकरण है R व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाता है क्षेत्रफल का, यानी R बढ़ेगा क्षेत्रफल घटेगी, क्षेत्रफल घटेगी R बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा R, यानी प्रतिरोध नीचे जाएगी। दोनों समीकरण से R तो हमको मिल गया, समानुपाती की जगह समानुपाती का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, 1 × L क्या हो जाएगा, L/A। अब क्या है, मैथ में भी सिखाया गया और सब दिन लगभग कुछ वीडियो में जहाँ भी जरूरत होता है सिखा देते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमको बराबर का चिन्ह जब देते हैं, एक कोई कांस्टेंट लेना होगा। यहाँ पे प्रतिरोधकता जो होती है कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है, जिसको हम लोग ये रॉ से, ठीक है, RHO रॉ से सूचित करते हैं। ये P का थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, टेढ़ा कर दीजिएगा टंगड़ी को, है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम रॉ लिए, रॉ इंटू L/A हो गया, तो इसको भी बढ़ा देते हैं, रॉ इंटू L/A। हमको प्रतिरोधकता जब निकालनी, ये क्या है, प्रतिरोधकता जो नियतांक होता है हर तार का, चाहे कितना मोटा कितना पतला हो, तो हर जगह कांस्टेंट होगा वो, है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रॉ इंटू L को हम बायां साइड में लेते हैं, रॉ इंटू L को बायां साइड ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ नीचे, यानी 1 लगता तो, ठीक है। A इंटू R को हम RA लिख दिए। ठीक है, हमको रॉ निकालना है तो L को यानी LHS के उस साइड भेजना होगा, RHS में भेजना होगा, R इंटू A/L। ये हो गया आपका प्रतिरोधकता का सूत्र, यानी जहां रॉ क्या होता है, किसी भी पदार्थ में जो प्रतिरोध करने का जो गुण होता है वही प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता का साइन ये है, तो इसका SI मात्रक भी देख लेते हैं। SI मात्रक को याद थोड़ी करना पड़ता है जी, SI मात्रक तो आप निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का होता है ओम, प्रतिरोध का होता है ओम। क्षेत्रफल का याद देखिए, अब क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर। ठीक है, और उसके बाद लंबाई का मतलब लेंथ का क्या होता है, SI यूनिट, मात्रक, यानी लंबाई का क्या होता है, मीटर। ठीक है, मीटर होता है, 1 मीटर कैंसिल, क्या हुआ, ओम मीटर। यानी अगर आपको पूछे प्रतिरोधकता का SI मात्रक, आप खुद निकाल लिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर, यानी ओम मीटर होता है। तो आशा करते हैं कि
कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, नहीं बताएंगे क्या करना है, बाकी आप कर लीजिएगा।